नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को विकास परियोजनाओं की कई बड़ी सौगातें दी हैं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हालांकि पीएम मोदी इस कार्यक्रम के लिए 26 सितंबर को पुणे जाने वाले थे, लेकिन वहां भारी बारिश के कारण उन्हें अपना पुणे का दौरा रद्द करना पड़ा था। ऐसे में उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से सोलापुर एयरपोर्ट समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विकास को और रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को बड़ी सौगात दी। उन्होंने यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 11,240 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जो महाराष्ट्र की आर्थिक तरक्की की राह आसान बनाएगा। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में जिन विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दी है, उनमें से एक है पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 1। इसके तहत उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। ये 3.62 किलोमीटर लंबा भूमिगत मेट्रो लाइन है, जिसमें कस्बा पेठ, मंडई और स्वारगेट जैसे 3 भूमिगत स्टेशन बनाए गए हैं। इसे 1,810 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस मेट्रो लाइन को और विस्तार देने के लिए स्वारगेट से कात्रज तक अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन की आधारशिला भी रखी। इसमें मार्केट यार्ड, पद्मावती और कात्रज 3 स्टेशन होंगे। इसकी लंबाई 5.46 किलोमीटर होगी। इसे 2,955 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट सेक्शन रूट का लोकार्पण हुआ है। इस रूट पर भी अब मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी। स्वारगेट कात्रज सेक्शन का आज शिलान्यास भी हुआ है। पुणे शहर में ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने का हमारा जो सपना है, मुझे खुशी है कि हम उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने यहां सोलापुर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया, जिससे भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए अब लोग सीधे सोलापुर पहुंच सकेंगे। सोलापुर हवाई अड्डे का 65 करोड़ रुपए की लागत से विकास हुआ है, जो हर साल 4,10,000 यात्रियों के आवागमन की सुविधा देगा। इससे पर्यटकों, निवेशकों और व्यापारियों का यहां आना और आसान हो जाएगा। भगवान विट्ठल के आशीर्वाद से उनके भक्तों को भी स्नेह उपहार मिला है। सोलापुर को सीधे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का काम पूरा कर लिया गया है। यहां के टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता बढ़ाई गई है। यात्रियों के लिए नई सुविधाएं तैयार की गई हैं। इससे देश विदेश हर स्तर पर विठोबा के भक्तों को काफी सुविधा होगी। भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए लोग अब सीधे सोलापुर पहुंच सकेंगे। यहां व्यापार, कारोबार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने यहां छत्रपति संभाजीनगर में बिडकिन इंडस्ट्रियल परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया। बिडकिन इंडस्ट्रियल परियोजना 6,400 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई है। इसमें 60% औद्योगिक और 40% आवासीय, व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों के लिए आवंटित है। इस परियोजना से निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के प्रथम कन्या विद्यालय भिडेवाड़ा स्मारक की आधारशिला भी रखी। दरअसल दशकों पहले सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा पुणे के भिडेवाड़ा में देश की पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसकी स्मृति में भिडेवाड़ा में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक इमारत में मल्टीपर्पज हॉल, गैलरी, वर्चुअल रियलिटी शो और ऑडियो वीडियो हॉल बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक इमारत की नींव रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बिहार में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। जहां बाढ़ के हालात हैं वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं खतरे वाले इलाकों में प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। बिहार में बाढ़ का कहर है। लोग मुश्किल में हैं। रास्ते, घर, गलियां, गांव सब पानी में डूबे हुए हैं। जाएं तो कहां जाएं, ये सवाल माथे पर है। हालांकि इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तमाम कोशिशें भी जारी हैं। एक तरफ नदियों का उफान है जो सब कुछ अपने साथ बाहर ले जाने पर आमदा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन मुस्तैदी से लोगों की मदद के लिए डटा हुआ है। ये तस्वीरें शिवहर की हैं, जहां बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में यहां के बेलवा इलाके में सुरक्षात्मक तटबंध में रिसाव आने से बाढ़ का पानी कई निचले इलाकों में बसे घरों में घुस गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि खबर मिलते ही डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और उन्होंने तटबंध का जायजा लिया और तत्काल मरम्मत का काम शुरू करवाया। इस बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। ये हाल मुजफ्फरपुर का है। गांव है पर रास्ते गायब है। असल में नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हाल ये है कि दर्जनों गांवों में बागमती का पानी घुस गया है। सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि यहाँ की लाइफ लाइन कही जाने वाली पीपा पुल के अप्रोच पथ पर पानी आ जाने से पुल से गाँव का संपर्क कट गया, जिससे अब लोग जरूरी काम के लिए भी गाँव से नहीं निकल पा रहे। राहगीरों का पीपा पुल तक पहुँचना मुश्किल हो गया। इस बीच लोगों की मुश्किलों का समाधान ढूंढने के लिए प्रशासनिक अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी जा रही है। दरभंगा में भी नदियां उफान पर हैं। ऐसे में बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिला प्रशासन अनाउंसमेंट के जरिए बाढ़ के खतरों से आगाह कर रही है। बांध के किनारे निचले इलाके में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रही है। अलर्ट किया जा रहा है तो नदी के किनारे रहने वाले लोग, तटबंध के किनारे रहने वाले लोग अपनी सतर्कता बनाए रखें। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग दिन रात हालात पर नजर बनाए हुए है। जागरूक हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। जो पानी है खासतौर से जो कोसी का क्षेत्र है, हमारे बिरौल अनुमंडल के किरतपुर, घनश्यामपुर, गौराम और कुशेश्वर स्थान पूर्व अंचल क्षेत्र से होकर जो गुजरता है, तो वहाँ पर राइजिंग ट्रेंड है। हमारे सारे जो अंचल के अधिकारी हैं और जो जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स हैं लगातार निगरानी बरत रहे हैं। जैसा भी सिचुएशंस होगा हम लोग वहाँ पर तुरंत एक्शन लेंगे। पड़ोसी मुल्क नेपाल के पहाड़ों से आए पानी के सैलाब में बिहार का महाराजगंज भी डूबा हुआ है। महाराजगंज के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसे में जिले में हाई अलर्ट है। प्रशासन किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था में जुटा है। फ्लड फाइटिंग के लिए खुद एसडीएम ने कमान संभाल ली है। डीएम खुद कहीं छाता लेकर तो कहीं भीगते हुए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की निगरानी करते नजर आए। सभी प्रशासन और पुलिस की टीम्स मोबिलाइज्ड हैं। एसडीआरएफ भी सोहगी बर्मा में है। फ्लड पीएसी यहाँ पे चंदन नदी के लिए हमने रखी हुई है। सभी मेडिकल सुविधाएं, पशु चिकित्सालय वाली सुविधाएं आदि भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। जो भी राहत कार्य होंगे, फसल नष्ट हुए होंगे या अगर किसी का झोपड़ी या अर्ध पक्का मकान या पक्का मकान को कोई क्षति पहुंची होगी तो उसकी भी कार्रवाई त्वरित गति से कराई जाएगी। पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तट पर है। गंडक बैराज से डिस्चार्ज हो रहे पानी से सारण के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल के पानी छोड़ने के बाद सारण के पानापुर, मशरक, तरैया आदि इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन जहां एक ओर लोगों के लिए राहत बचाव के उपायों में जुटा है, वहीं दूसरी ओर माइक के जरिए लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी गांवों का दौरा कर लोगों से समस्याओं की जानकारी ले रहे हैं और खतरों से आगाह भी कर रहे हैं। शिवहर से केशवानंद, मुजफ्फरपुर से मणिभूषण, दरभंगा से प्रहलाद और महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी के साथ छपरा से आलोक जायसवाल, गुड न्यूज टुडे।
अब बात सियासत की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ चुका है। तमाम पार्टियों के नेता हर दिन अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। वहीं उम्मीदवार भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव अभियान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं हरियाणा में इस बार हॉट सीट बनी जुलाना की तस्वीर, जहां से पूर्व ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं। आपको दिखाते हैं विनेश फोगाट के क्षेत्र में कैसा चुनावी माहौल है। रेसलर से नेता बनी विनेश फोगाट हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। ये हरियाणा की विधानसभा सीट जुलाना है। यहां से विनेश को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो अपने चुनावी अभियान का श्री गणेश करने के बाद विनेश अब इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। हर दिन पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ मीटिंग और फिर इलाके में चुनाव प्रचार के लिए सफर की तैयारी, लोगों से खुलना मिलना, बातचीत करना और वोट मांगना, ये विनेश के हर दिन के रूटीन में शामिल है। बराबरी वाले हौसला बढ़ाते हैं तो बुजुर्ग सिर पर हाथ फेरकर विजय का आशीर्वाद देते हैं। दरअसल कांग्रेस ने भी खूब सोच समझकर विनेश को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर विनेश एक ऐसा नाम बनकर उभर सकता है जो आप कांग्रेस को फायदा पहुंचाए, और खासतौर से इस असेंबली इलेक्शन में उम्मीद भी यही की जा रही है कि विनेश फोगाट की पॉलिटिकल एंट्री एक बड़ा टर्न अराउंड करेगी, बड़ा फर्क लेके आएगी हरियाणा की राजनीति के अंदर में और खासतौर से इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर में। उम्मीद के मुताबिक विनेश फोगाट को यहाँ पर पब्लिक का समर्थन भी खूब मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोग विनेश की उम्मीदवारी से खुश हैं, तो साथ ही साथ इन्हें ये भी भरोसा है कि विनेश के आने से इस इलाके की सूरत बदल सकती है। इसलिए लोग विनेश की बम्पर जीत का दावा भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया नजरिए से देख रहे हैं जी। हमारा तो सौभाग्य है जी, जुलाना में को इंटरनेशनल प्लेयर को टिकट मिली है जी। जुलाना तो बहुत ही पिछड़ा एरिया था जी, और हम तो सौभाग्यशाली मानते हैं, और हम इसको बिल्कुल एक तरफा से जिताएंगे जिसको, कोई टक्कर में नहीं है जिसके। कांग्रेस की टिकट पर विनेश फोगाट अब अच्छे वोटों से जीतेगी। मैं अपना पंचायती आदमी, हमको राजनीतिक निभाई, सबने बेरा 2-3 बार सरपंच रहे गांव के और 12 खाप के प्रधान रहे, ठीक। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं अब सबसे ज़्यादा वोटों में जुलाना से जीते हैं। जुलाना की जनता भी ये मानती है कि कुश्ती के अखाड़े से चुनावी दंगल तक, खेल से सियासत तक विनेश का ये सफर आसान नहीं रहा। लेकिन अब विनेश नई पारी खेलने निकली है तो जन समर्थन में कोई कमी नहीं दिखती। एक तरफ को थोड़ा बहुत मुकाबले में सबसे ज़्यादा वोटों से जींद में जीतेगी, ये दावा है। मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है, खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, नाम है सारा देश में, और निष्पक्ष भावना से काम करेगी। मतलब इसका दिल हमने नज़दीक से देख लिया इसको, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया काम करेगी। संघर्ष किया जी उसने बचपन से, मतलब जमीन से ऊपर उठी है वो, जुझारूपन दिखाया जी उसने, कैसे उसने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पहलवानों के लिए यौन शोषण में जो ब्रजभूषण है उसके खिलाफ लड़ाई ली, और उसके बाद भी फिर भी अपने आप को तैयार किया और ओलंपिक में गई, और वो फिर राजनीति का शिकार हुई। हालांकि सियासत के दांव पेंच अलग होते हैं। ऐसे में जुलाना में विनेश के पक्ष में दिख रहा जन समर्थन जनादेश में बदल सकेगा, ये कहना फिलहाल आसान नहीं है, क्योंकि विनेश के सामने कई चुनौतियां भी हैं। विनेश के लिए खासतौर पर चैलेंज ये है कि वो कैसे अपनी बातों को लोगों को बताएं, क्योंकि खेल के मैदान में उन्होंने देश का तिरंगा ज़रूर ऊंचा किया है, कई बार भारत के लिए उन्होंने मेडल जीते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो एंट्री होती है पॉलिटिक्स के अंदर में, ये इतनी आसान नहीं थी। हालांकि पहले से ही कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र शुरू हो गया था कि विनेश फोगाट राजनीति में एंट्री करेंगे, लेकिन ऑफिशियली अब विनेश फोगाट कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। हालांकि विनेश का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर ये भी है कि जुलाना की वो बहू है, यहाँ इनकी ससुराल है, तो ये माना जा रहा है कि इनकी जीत मुश्किल नहीं होगी। जो आम जनता है यहाँ या जो उनके समर्थक हैं, उनको पूरा भरोसा है कि अगर 3-4 बड़ी चीज़ें हों, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी की व्यवस्था हो और जो रोज़गार मिलने की अपॉर्चुनिटी है, वो सारी चीज़ें विनेश के इस चुनाव के
कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो आगे चल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। जो आप कह सकते हैं कि 1-on-1 जो बातें होती हैं, अपनी चीज़ों को समझाना, वो विनेश फोगाट का चल रहा है। चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ हरियाणा में ख़ास तौर से यहाँ जहाँ हम जुलाना में खड़े हैं, यहाँ पूरा समर्थन विनेश फोगाट के पक्ष में ही जाता हुआ नजर आ रहा है। भले ही विनेश की वजह तय मानी जा रही हो, लेकिन सभी को फिलहाल 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान और 8 अक्टूबर को मतगणना का इंतजार है, जब जुलाना से लेकर पूरे हरियाणा में सियासी तस्वीर साफ होगी। नितिन श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल यहाँ इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।